हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर बोर्ड के तरफ से 2025 एग्जाम के लिए जारी किया गया था, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को यानी कि हिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को ऑफिशियल मॉडल पेपर से आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोगों को पता ही होगा कि हिस्ट्री में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो 50 नंबर के तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद क्या रहेगा 30 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें कि 30 प्रश्न रहेंगे और 30 में से कोई भी चूज करके आपको केवल और केवल 15 ही क्वेश्चन बनाना रहेगा। 30 में से कितना बनाना है, तो केवल 15 बनाना है और 15 क्वेश्चन जो है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, यानी 30 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 20 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से 100 मार्क्स का आपका क्या पूछा जाएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए? तो अब चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। और ये देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन जो है ये आपका ऑफिशियल जो मॉडल पेपर 2025 एग्जाम के लिए बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था, ऑफिशियल मॉडल पेपर, उसका ये क्वेश्चन है। तो इस तरह से उसमें देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से कि आपको 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 चूज करके कोई 15 ही बनाना है और हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी कि 30 नंबर का। ये सारा क्वेश्चन जो है आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर में दिया गया। तो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और आंसर जो देखेंगे वो सिंपल लैंग्वेज में रहेगा, ताकि आप लोग आसानी से उसको समझ पाएं और कोई बड़ा आंसर नहीं रहेगा। और एक और चीज़ आपको बता दें, जैसे 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा ना, उसको आपको मिनिमम लिखना है 30 वर्ड में। जैसे 30 वर्ड कैसे गिनेंगे, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आपको मिनिमम 30 वर्ड में लिखना है और मैक्सिमम आपको 50 वर्ड से ज़्यादा आपको लिखना ही नहीं है। समझ गए? तो कम से कम आपको 30 वर्ड में लिखना है और 50 वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा लिखेगा तो उससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा कि आप कुछ भी लिख दिए, यानी कि अगर सही भी लिखे होंगे तो उसको लगेगा कि कुछ से कुछ लिख दिए, वो आपको क्या करेगा, गलत करके आगे बढ़ जाएगा, कोई चेक ही नहीं ठीक से करेगा। और चेक भी करेगा तो आपको नंबर जो है अच्छा देगा ही नहीं, यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स दे करके छोड़ देगा। तो आप लोगों को क्या करना है, एवरेज मार्किंग नहीं लेना है, आप लोगों को 2 में 2 नंबर लेना है। इसलिए आप लोगों को जो भी क्वेश्चन है पूछा जाए उसके अनुरूप ही लिखना है। समझ गए? तो चलिए जैसे आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे कि जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही लिख रहे हैं। कैसे? तो देखिए क्वेश्चन क्या है पहला, कि सिंधु घाटी सप्ताह के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं के नाम लिखे। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सप्ताह के 2 प्रमुख स्थल कौन है। तो 2 प्रमुख स्थल आप लोगों को पता है, हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदाड़ो। अब क्वेश्चन क्या है कि उत्खननकर्ता के नाम लिखे। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी, जो कि इन्होंने यहाँ पर खुदाई यानी कि उत्खनन किया था 1921 में। और मोहनजोदाड़ो का उत्खननकर्ता कौन है, तो राखालदास बनर्जी है, जो कि इसकी खुदाई राखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। बस इसी तरह से आपको लिखना है, जो क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सप्ताह में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों का नाम लिखें। जैसे हमारे यहाँ अभी सिंचाई होता है, खेती से सिंचाई होता है, तो जो पंपिंग सेट होता है उससे खेतों में सिंचाई की जाती है। लेकिन जो सिंधु घाटी सप्ताह के जो लोग थे उस सिंचाई के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे, तो सिंधु घाटी सप्ताह के लोग जो थे वो नहर, कुएं और जलाशयों का उपयोग करते थे अपने खेतों में सिंचाई के लिए। बस ये 3 चीज़ याद रखिए। उसके बाद क्या करना है, आपको खुद से अपने भाषा में बना करके उत्तर को लिखना है। यहाँ पर तो आपको समझा ही देंगे, लेकिन आपको खुद से बना करके एग्जाम में लिखना है कि सिंधु घाटी सप्ताह के लोग सिंचाई के प्रमुख रूप से नहर, कुएं और जलाशयों का उपयोग करते थे। और ये जो जलाशय थे ये बहुत ही उत्तम तरीके के बनाए गए थे। और जल निकासी प्रणाली यानी कि जो जल के निकालने का जो नाला बनाया गया था वो भी बहुत अच्छे तरीके से सिंधु घाटी के सप्ताह के लोगों ने बनाया था। और कृत्रिम जो जल स्रोत जो होते हैं वो भी बनाए गए थे। तो इतना आपको लाइन टू लाइन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसका आंसर आपको इतना याद रखना है कि सिंधु घाटी के सप्ताह में सिंचाई के लिए उपयोग क्या किया जाता था, तो नहर, कुआं और जलाशय। बस इतना आप लोग याद रख लीजिए और ये सब बाकी आप लोग खुद से बना करके एग्जाम में लिख देना आपको। समझ गए? लाइन टू लाइन अगर आप लोग याद करने लगेगा तो बहुत ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा और उतना आपसे याद भी नहीं होगा। और याद करने लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, आप याद करेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन समझे रहेंगे तो आप लोग अपने मन से उत्तर को बना करके लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको इसमें याद रखना है नहर, कुआं और जलाशय। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछ रहा है कि मौर्य साम्राज्य के किन्हीं 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्रों के नाम लिखे। किस चीज का केंद्र का नाम पूछ रहा है, तो मौर्य साम्राज्य के 4 प्रमुख राजनीतिक केंद्र, जो कि राजनीतिक केंद्र थे। तो पहला तो पाटलिपुत्र हो गया, दूसरा तक्षशिला हो गया और तीसरा उज्जैन हो गया और चौथा सुवर्णगृह हो गया। थोड़ा इसके बारे में भी आपको बता देना है कि पाटलिपुत्र जो थी ये राजधानी थी, तक्षशिला जो था ये प्रशासनिक केंद्र था और उज्जैनी जो था ये पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय था और सुवर्णगृह जो था ये दक्षिणी क्षेत्र का केंद्र था। इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछा गया बस आपको उतना ही याद रखना है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक अपने
अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि क्यों लगाते थे? तो कुषाण शासक जो थे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? तो देवपुत्र लगाते थे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि देवपुत्र आखिर वो लगाते क्यों थे? कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे ताकि वो अपनी दिव्य उत्पत्ति और सत्ता के दैवीय अधिकार की दशा को दर्शा सके, जिसमें उनकी वैधानिकता मजबूत हो। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये देवपुत्र अपने नाम के आगे क्यों लगाते थे कुषाण शासक? तो वो इसलिए लगाते थे ताकि वो सबको बता सके कि वो किस तरह से दिव्य उत्पत्ति के लोग हैं और उस सत्ता के दैवीय अधिकार को अपना दर्शा सके। यानी कि कोई अपने नाम के आगे कोई भारी भरकम शब्द लगा देता है तो लगता है ना कि हाँ भारी भरकम अब व्यक्ति होगा, उसी तरह से देवपुत्र लगाते थे इसलिए ताकि उनको सभी लोग, जो दूसरे लोग हो, वो कुषाण शासक को देख के पहचान जाए कि इनकी दिव्य उत्पत्ति हुई है और इस सत्ता के दैवीय अधिकार को दर्शा रहे थे। समझ गए? और कि उनकी वैधानिक मजबूत हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? उनकी जो सत्ता है उस सत्ता में और ज़्यादा उनकी मजबूती बनी रहे, इसलिए वो अपने नाम के आगे क्या लगाते थे? देवपुत्र लगाते थे। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ खास याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है वो देवपुत्र इसलिए लगाते थे ताकि दूसरे सामने वाले लोगों को बता सके कि वो जो है क्या है कि देवीय अधिकार उनके पास है। बस इतना आपको याद रखना है, इसमें कुछ खास आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में वर्णित विवाहों के किन्हीं 4 प्रकार के नाम लिखें। क्वेश्चन है कि महाभारत में वर्णित क्या है विवाह के 4 प्रकार? तो विवाह के 4 प्रकार है ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह। ये सब आपको उत्तर में लिखना पड़ेगा कि महाभारत में वर्णित विवाह के 4 प्रकार इस तरह से ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह और राक्षस विवाह। ये विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था कि 4 विवाह का नाम बताना है जो कि वर्णन किया गया जिसका कि महाभारत में, तो ब्रह्म, गंधर्व, असुर और राक्षस। चारों को समझ लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए। वर्ण किसे कहते हैं और जाति किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या होता है? आप लोग जानते होंगे कि वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि क्या आधारित होता है? तो कर्म पर आधारित होता है। जैसे कोई काम करता है तो ब्राह्मण जो होते हैं वो क्या कराते थे? पहले तो पूजा पाठ कराते थे। तो इसलिए पहले क्या था, वर्ग को केवल 4 भागों में ही बांटा गया था। अभी जैसे क्या हो गया, जाति हो गया, जैसे हो गया यादव हो गया, या फिर जैसे कैटेगरी होता है ना, EWS होता है, जनरल होता है, OBC होता है, SC ST होता है। लेकिन जिस समय में सबसे पहले तो जैसे ये तो हो गया अपना देश आजाद हुआ, उसके बाद इस तरह से कैटेगरी में बांटा गया। लेकिन उससे पहले क्या था कि 4 वर्ण थे, और 4 वर्ग क्या थे? तो पहला था ब्राह्मण जो कि क्या थे? पूजा पाठ करवाते थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। और इनका जो बंटवारा ये किस आधार पर किया गया था? तो ये आधार था इनका कर्म, यानी कि इनका काम, कौन से लोग किस तरह के काम करते थे। यानी कि जो लड़ाई करते थे वो क्षत्रिय होते थे, ब्राह्मण करते थे जो थे वो पूजा करते थे, वैश्य, शूद्र, इस तरह से जो जिस तरह का काम करते थे, कर्म करते थे, उसी के आधार पर उनका विभाजन किया गया था, बंटवारा किया गया था। और अब क्या है कि जाति क्या होता है? तो जाति आप सबको पता होता है कि जन्म के आधारित सामाजिक विभाजन होता है और ये बहुत ही जटिल व स्थिर होता है। जाति जो होता है क्या होता है? ये जैसे हम जन्म लेते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं उस घर में जो लोग रहते हैं उनका जो जाति होता है वही हमारा जाति हो जाता है। लेकिन जो वर्ग होता था ये होता था काम पर आधारित। तो समझ गए कि वर्ग होता है काम पर आधारित और जो जाति जो होता है वो हमारे जन्म पर आधारित होता है। वर्ग के वर्ण जो है इसमें आपको सिर्फ एक वर्ड याद रखना है कि वर्ण मतलब वर्ग और जाति मतलब जन्म। वर्ग मतलब आपको याद रखना है, वर्ण मतलब वर्ग और जाति मतलब जन्म। समझ गए कि वर्ण जैसे 4 थे, ये आपको बता दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि काम पर अपने आधारित थे। इनका काम पर आधारित था, जो किस तरह के वो काम करते थे उसी पर इनका वर्ण था। और जाति मतलब जो जन्म पर आधारित होता है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और देखिए, अगर आप लोग हिस्ट्री का जो गेस्ट क्वेश्चन का PDF होता है वो लेना चाहते हैं 2025 एग्जाम के लिए, तो कैसे ले सकते हैं? वो आपको ऑलरेडी कई सारे वीडियो में बता चुके हैं और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस PDF को ले भी चुके हैं। समझ गए? अगर आप लोग अभी तक नहीं लिए तो आपको जल्दी से बता देते हैं कि इस PDF में आपको कैसे मिलेगा और क्या क्या आपको इस PDF में मिलेगा और कैसे आपको लेना है। तो ये PDF जो है आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। और PDF कितना मिलेगा? तो PDF आपको टोटल 3 PDF मिलेगा। अब 3 PDF में रहेगा क्या क्या? तो पहला PDF में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? आपकी हिस्ट्री में टोटल 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो आपको मिल जाएगा। दूसरा PDF में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, यानी कि 15 चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न है, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, सारा का सारा प्रश्न इस PDF में ऐड कर दिया गया। और तीसरा PDF में आपको मिलेगा PYQ, यानी कि पिछले 15 साल में 2009 से लेकर के 24 तक जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है तो सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव आंसर के साथ आप लोगों को इस PDF पे मिल जाएगा। तो टोटल 3 PDF मिलेगा और इस 3 PDF को अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% आपको क्वेश्चन जो है इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए?
अब इस पीडीएफ को लेना किस तरह से, तो ये देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, केवल और केवल 20 रुपीज़ पे कर देना है। 20 रुपीज़ पे करके इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है, इस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। और स्क्रीनशॉट भेज करके बस आपको केवल एक मैसेज कर देना है हिस्ट्री, जिससे पता चल जाए कि आपको हिस्ट्री का पीडीएफ चाहिए। और हिस्ट्री का जो पीडीएफ है वो आपके व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगा। और केवल आपको 20 रुपीज़ में ये पीडीएफ दे रहे हैं। इतना कम इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इसको ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएगा। जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि उनका तैयारी कुछ खास नहीं हो पाया या अच्छे से नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, या उनका तैयारी कुछ हुआ ही नहीं, तो वो लोग तो खास रूप से इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अगर इस पीडीएफ को वो लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। और जितना आप लोग सोचे होंगे एग्जाम में मेरा नंबर आ जाता, उससे ज़्यादा ही मार्क्स आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अब इसमें आपको एक और पीडीएफ चौथा और मिलेगा। और चौथा क्या रहेगा, अभी जो क्वेश्चन ये सब करवा रहे हैं, ये जो जितना करवा रहे हैं क्वेश्चन, ये सब जो ऑफिशियल मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन का आंसर है, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ केवल और केवल आपको 20 रुपीज़ में मिला है। तो आप लोग इस नंबर पर पे करके स्क्रीनशॉट भेज करके सब्जेक्ट का नाम, जैसे आपको है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। समझ गए, और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किन 4 देशों में हुआ था। तो बुद्ध की शिक्षाओं का जो प्रसार हुआ था, यानी कि प्रचार जो होता है ना, उसी को प्रसार भी कहा जाता है। तो प्रसार मुख्य रूप से इन 4 देशों में हुआ था, श्रीलंका में, चीन में, जापान में और तिब्बत में। इसके अतिरिक्त यानी कि इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी बुद्ध के शिक्षा का प्रभाव पड़ा था। सिंपल सा क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था उसके अनुरूप ही आपको आंसर लिखना है। सिंपल क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार किस देश में हुआ था, कौन सा देश है, 4 देश, उसका नाम आप लोग बता दीजिए। तो श्रीलंका, चीन, जापान और तिब्बत, बस इतना आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तो आप लोगों को बता रहे हैं, समझ रहे हैं, और जो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बार बार रिविजन करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन है ना, जैसे लघुतरी में आपसे हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन पूछा गया मॉडल पेपर में, इस 30 में से फिक्स है कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और आपको बनाना कितना है, तो केवल 15 क्वेश्चन बनाना है। और इसी 30 को अगर याद कर लेते हैं तो इसी 30 में आपको 15 क्वेश्चन तो देखने को ऐसे ही मिल जाएगा। सॉरी 15 जो बनाना है उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। समझ गए, और ये फिक्स है, हर एक साल ऐसा होता है कि मॉडल पेपर जो रहता है उसी में से 3-4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सेम टू सेम। तो जितना क्वेश्चन है इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको समझा रहे हैं, समझ लीजिएगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ आता है उस पीडीएफ को जैसे लीजिएगा तो उसमें आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिसमें कि सारा उत्तर आपको रहेगा। समझ गए, इसको लिखने का, कॉपी में नोट करने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, उसी में से आप लोग याद कर सकते हैं। समझ गए, चलिए अगला क्वेश्चन है और करते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कैसे हुआ था। तो एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने 8वीं शताब्दी में कराया था। यह एक अखंड चट्टानों को काटकर ऊपर से नीचे की ओर तराशकर बनाया गया एक अनोखा मंदिर है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कैसे हुआ था। यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछ रहा है कि किसने करवाया, कब कराया, इतना नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कैसे हुआ था। तो पहले तो ये बता दीजिए कि किसने करवाया था। तो राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। किसने करवाया था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने करवाया था। और ये जो थे ये प्रथम थे और 8वीं शताब्दी में करवाया था। और किस तरह से करवाया था निर्माण? तो चट्टान जो होते हैं ना, चट्टानों को काटकर ऊपर से नीचे जो चट्टान थे उसको तराशा गया था और उस तराश करके एक अनोखा मंदिर तैयार किया गया था। याद रखिएगा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस तरह से हुआ था? तो इसी तरह से हुआ था एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता कौन था और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता जो था एक प्रसिद्ध अरबी यात्री और विद्वान था। याद रखिएगा, इब्न बतूता कौन था? तो प्रसिद्ध अरबी यात्री और विद्वान था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत में आया था और यहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विवरण दिया था कि यहाँ के लोग किस तरह के हैं, इनका सामाजिक जीवन कैसा है, सांस्कृतिक जीवन कैसा है, किस तरह से भारत में लोग उस समय में जी रहे थे, उसी के बारे में इब्न बतूता ने बताया था सभी को और अपनी पुस्तक में भी वही लिखा था। समझ गए? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इब्न बतूता कौन है? एक लाइन का क्वेश्चन है, तो एक लाइन में आंसर आपको याद रखना है। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध अरबी यात्री था। एक वर्ड का है अरबी यात्री, इतना आप लोग याद रखिए, बस हो गया। और वो किसके शासन काल में आया था? तो इतना आप लोग याद रख लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक। बस उसके आगे तो आप लोग खुद से बना दीजिएगा कि यहाँ में जो भी देखा, जो इब्न बतूता था तो भारत में आया 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। भारत का जिस तरह का स्थिति उस समय था, जो सामाजिक स्थिति थी, सांस्कृतिक स्थिति थी, जिस तरह के लोग जीवन जीते थे, उस सब का विवरण जो है वो अपने किताब में बताया था इब्न बतूता। समझ गए?
अब अगला क्वेश्चन है, अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को क्यों लिखा था? अलुब्रीन ने क्या लिखा था? तो किताब उल हिंद को लिखा था। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है अलुब्रीन है। तो अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को इसलिए लिखा था ताकि वह भारतीय संस्कृति, समाज, धर्म, विज्ञान और इतिहास का सटीक अध्ययन कर सके और पश्चिमी दुनिया को भारतीय सभ्यता से परिचित करा सके। सिंपल सा क्वेश्चन है कि अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को क्यों लिखा था? तो अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को इसलिए लिखा था कि वो खुद भी, अलुब्रीन जो था वो खुद भारतीय संस्कृति किस तरह का है, उसका समाज कैसा है, भारतीय संस्कृति का धर्म क्या है, भारतीय संस्कृति में विज्ञान किस तरह से है, उसका इतिहास क्या है, इसका सटीक अध्ययन वो पहले खुद करे अलुब्रीन, और खुद अध्ययन करने के बाद वो पश्चिमी दुनिया के जितने भी देश हैं उस देश के सभी लोगों को भारतीय सभ्यता से परिचित करवा सके। इसीलिए अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को लिखा था। किताब उल हिंद में अलुब्रीन ने क्या सब लिखा है? तो भारत में जो उस समय के सांस्कृतिक किस तरह का था, संस्कृति किस तरह का था, समाज किस तरह का था, धर्म क्या था, विज्ञान क्या था, यानी कि पूरा भारत घूमने के बाद भारत के बारे में जो कुछ भी अलुब्रीन ने देखा, समझा, जाना, उसी को अपने पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा। और किताब उल हिंद लिखा इसलिए था ताकि वो लिखेगा और जानेगा तो वो समझेगा, इससे क्या होगा, उसको भी जानकारी मिलेगी और किताब में लिख करके वो दूसरों को भी जानकारी दे पाएगा, पश्चिमी दुनिया के लोगों को। तो इसीलिए अलुब्रीन ने किताब उल हिंद को लिखा था। अभी जो समझा रहे हैं इसमें जैसे एग्जैक्ट आंसर इसी तरह से आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो एग्जैक्ट इसी तरह से नहीं लिखना है, आपको अपने भाषा में समझा करके, अपने भाषा में बना करके लिखना है। समझ गए ना? अपने भाषा में आंसर को बनाएगा और एग्जाम में अपनी भाषा में बना करके लिखना है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम यही पॉइंट आपको रट लेना है, तो रट भी सकते हैं, लेकिन रटने में ऐसा प्रॉब्लम आपको आएगा कि आप लोग रट ही नहीं पाएगा। ज़्यादा आप 10 क्वेश्चन रट लेते हैं, 20, 25, 30, 40, 50 रट लेते हैं, लेकिन आपके 5 सब्जेक्ट है और हर एक क्वेश्चन का, हर एक सब्जेक्ट का अगर आप 50 क्वेश्चन भी रटते हैं तो फिर भी 250 क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि आपसे होगा ही नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, समझ के रखना है और एग्जाम में जाकर के अपनी भाषा में बना करके अपने उत्तर को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 4 नयनार संतों के नाम लिखे। तो 4 नयनार संतों के नाम है कडवइन, अलमव्यार और तुनई और पारागोबी। थोड़ा नाम विचित्र सा है लेकिन आप लोग याद रखिएगा। 4 नयनार संतों के नाम, तो कडवइन, अलमव्यार और पारागोबी और तुनई, ये जो है तमिल संत शिव भक्ति के प्रसारक थे। ये सभी जो संत थे ये शिव भक्ति के प्रसारक थे, 4 नयनार संत। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई कौन थी, वह किसकी भक्ति थी? सबको पता होगा कि मीराबाई एक कवित्री थी और राजकुमारी थी, और वो किसकी भक्ति? तो श्री कृष्ण की भक्ति। इतना आपको याद रखना है। और समझने के लिए थोड़ा समझ लीजिए कि मीराबाई एक प्रसिद्ध भक्त, कवित्री और राजकुमारी थी। वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके प्रति अपनी अडिंग भक्ति को लेकर विभिन्न भजनों और काव्य रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थी। यानी कि उनके जो मीराबाई जो थी, इनकी विभिन्न भजन जो थी कृष्ण जी के प्रति और उनके जो काव्य रचना थे वो भी प्रसिद्ध थे। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था कि मीराबाई कौन थी? तो वो कवित्री थी और राजकुमारी भी थी, कवित्री और राजकुमारी थी, और वो कृष्ण भगवान की भक्ति और कृष्ण भगवान की क्या करती थी? तो भजन और काव्य रचना किया करती थी, और इसके लिए भी वो प्रसिद्ध थी। इतना बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, टमर नायक प्रणाली क्या थी? तो टमर नायक प्रणाली जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी। टमर नायक प्रणाली क्या थी? तो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी जो कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी, और इसके तहत प्रमुख न्यायिकों को भूमि का अधिकार दिया जाता था और वे साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि टमर नायक प्रणाली क्या था? तो टमर नायक प्रणाली क्या था? तो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी। इतना समझ गए? और ये कहाँ पर प्रचलित थी? तो विजयनगर में प्रचलित थी। और इसके तहत क्या किया जाता था टमर नायक प्रणाली के अंतर्गत? तो इसके तहत क्या होता था? प्रमुख नायकों को भूमि का अधिकार दिया जाता था। किसको? तो जो नायक होते थे विजयनगर साम्राज्य में उस समय में, उनको भूमि का अधिकार दिया जाता था, क्योंकि वे साम्राज्य के प्रशासनिक कार्यों का अच्छे से संचालन कर सके, इसीलिए। समझ गए? तो याद रखिएगा टमर नायक प्रणाली क्या थी। यहाँ पर तो आप समझ ही रहे, और पीडीएफ जो लीजिएगा उसको बार बार आप लोग रिविजन करते रहिएगा, जिससे जितना क्वेश्चन है वो आप लोगों को याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की यात्रा करने वाले 4 विदेशी यात्री का नाम बताएं। फिर से नाम पूछ रहा है, 4 विदेशी यात्री का नाम बताना है जिसने कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले 4 प्रमुख यात्री इस तरह से हैं: अफनाशी निकेतन, फ्रांसिको जेम्स, अबू शामा और अल्बर्ट। ये चारों नाम थोड़ा विचित्र सा इसमें भी है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। अंग्रेज का जो नाम होता है वो इसी तरह का होता है, इसलिए आपको याद करना ही पड़ेगा। उन्होंने साम्राज्य के, यानी कि विजयनगर साम्राज्य का जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन था, इसका वर्णन किया इन 4 विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृतांत में। समझ गए? तो 4 विदेशी यात्री कौन थे? तो इस चारों का नाम याद रखिएगा। और इन चारों ने क्या किया था कि विजयनगर साम्राज्य को देख करके उन्होंने जो भी जाना समझा, तो वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया है अपने यात्रा वृतांत में।
और अगला क्वेश्चन है हमारा, रहट क्या था और ये किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी था। तो रहट जो था एक प्रकार का जल उठाने का यंत्र था जिसका उपयोग नहरों या कुआं से पानी खींचने के लिए किया जाता था और यह किसानों के लिए एक सिंचाई में सहायक था जिससे फसल अधिक उपजाऊ होती थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रहट जो था ना ये एक पानी को ऊपर खींचने वाला, जैसे हम कुआं देखते होंगे तो कुआं में क्या करते हैं, बाल्टी डालते हैं और पानी ऊपर खींच लेते हैं। तो रहट भी उसी प्रकार का कुछ था जिसको कि पानी निकालने के लिए यूज किया जाता था। तो पानी उठाने का एक यंत्र था जिसका कि उपयोग नहर या कुआं से पानी खींचने के लिए किया जाता है। तो यानी अभी मान सकते हैं आप लोग कि एक प्रकार का वो बाल्टी ही रहा होगा जिसे कि कुआं में या नहर में डालते थे और पानी ऊपर खींच लेते थे। यह किसानों के लिए सिंचाई में सहायक था। किसान क्या करते थे, नहर या कुआं से रहट से पानी निकालते थे और उसके बाद सिंचाई का काम करते थे और फसलों का जिससे क्या होता था, अधिक उपजाऊ पैदा होती थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए। रहट क्या था, तो एक जल निकालने वाला यंत्र था और ये किसानों के लिए किस तरह से उपयोगी था, तो किसानों की सिंचाई में सहायक करता था रहट, और जिससे किसान की जो फसल थी उसमें अधिक उपजाऊ होती थी। तो ये 15 क्वेश्चन जो है आज के इस वीडियो में आपको करवाएं और इसका जो आगे का क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। अगर इसी वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन करवा देते तो आप लोग भूल भी जाते, सारा का आंसर समझ में नहीं आता और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाता। तो इस वीडियो में आपको कितना क्वेश्चन करवाएं, तो 15 क्वेश्चन करवाएं। इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या कराएंगे, तो 15 क्वेश्चन करवाएंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, आपका 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके अगले वीडियो में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा देंगे। हिस्ट्री का जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर का, ऑफिशियल मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर वो आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अभी तक नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हैं।